हेलो। और आज के इस स्पेशल एजुकेशनल डीप डाइव सेशन में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास का जो मिशन है ना, वो बिल्कुल क्लियर और टारगेटेड है। हाँ अंकित सर। और सेशन की शुरुआत में ही गोल सेट करना जरूरी होता है। बिल्कुल अंजलि। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास मतलब मॉडर्न यूपी हिस्ट्री को 1707 से लेकर 1916 तक एक्सप्लोर करने वाले हैं। सर मुझे लगता है हिस्ट्री को बोरिंग टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ने से बचना चाहिए। सही कहा तुमने। हमारा पूरा फोकस उन हिस्टोरिकल इवेंट्स और टर्निंग पॉइंट्स पर होगा जो सीधे एग्जाम्स में हिट करते हैं। अगर हम इन सबको एक कहानी और लॉजिकल सीक्वेंस में समझे ना, तो डेट्स और नेम्स अपने आप याद हो जाते हैं। बिल्कुल। चलो अंजलि, अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी सर। देखो अंजलि, इस स्लाइड पर एक बड़ा सा 3D टूटा हुआ मुकुट दिख रहा है जो एक मैप पर रखा हुआ है। हाँ सर। और इस टूटे मुकुट के आसपास अलग अलग झंडे, एक मैग्नीफाइंग ग्लास और एक तलवार भी दिख रही है। एकदम सही ऑब्जर्वेशन। ये टूटा हुआ मुकुट असल में मुगल एम्पायर के गिरने का सिंबल है। पॉइंट ये है कि 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हुई तो मुगल पावर बहुत वीक हो गई। अच्छा। हाँ, और इसका नतीजा ये हुआ कि पूरा यूपी 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में बट गया, जिसमें रोहिलखंड, अवध और बुंदेलखंड मेन थे। फिर अंग्रेज आए, जिन्होंने बक्सर के युद्ध और इलाहाबाद की संधि से अपना बेस बनाया। और आखिर में 1857 का महाविद्रोह और उसके बाद आने वाला एजुकेशनल रेनेसां, ये सब इसमें कवर होता है। अंकित सर, एक डाउट है, ये यूपी का मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम पीरियड एग्जैक्टली कहाँ से कहाँ तक कवर होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है तुमने। अगर तुम स्क्रीन के राइट साइड देखो। सर यहाँ रेड कलर का एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। हाँ, एग्जाम के लिए याद रखना कि यूपी का मॉडर्न इतिहास 1707 मतलब औरंगजेब की डेथ से शुरू होकर 1947 तक जाता है। लेकिन आज हम 1916 यानी लखनऊ पैक्ट और बीएचयू की स्थापना तक ही पढ़ेंगे। समझ गई सर। चलो अंजलि, अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखते हैं सर, इसमें क्या नया है? देखो अंजलि, इस 3D मैप में यूपी को 5 अलग अलग नियॉन ग्लोइंग कलर्स में डिवाइड किया गया है। बड़ा स्ट्राइकिंग लग रहा है। और हर एरिया पर वहाँ के रूलर का झंडा भी लगा हुआ है ना? बिल्कुल। तो मुगलों के बाद जो 5 राज्य बने वो समझना जरूरी है। नॉर्दर्न पार्ट, जिसमें मेरठ और बरेली आते हैं, वो नजीब खान के पास था। दूसरा, रोहिलखंड अली मोहम्मद खान ने बनाया था, जहां रहमत खान शासक था। ओके, और बाकी 3? तीसरा था मिडिल दोआब, जहां फर्रुखाबाद के नवाब थे। चौथा और सबसे पावरफुल था अवध, जिसकी नींव 1722 में सादत अली खान ने रखी थी। और पांचवा बुंदेलखंड था, जो मराठास के कंट्रोल में चला गया था। सर, इन 5 राज्यों में से सबसे पावरफुल स्टेट कौन सा था और उसकी शुरुआत कब हुई? उस पर आते हैं, पर पहले ये नोट करो। सर, यहाँ रेड कलर का एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। सही पकड़ा। एग्जाम के लिए बिल्कुल क्लियर रखना अंजलि। अली मोहम्मद खान ने रोहिलखंड बसाया था, जबकि सादत अली खान ने अवध की स्थापना की थी। इन दोनों खानों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तुम्हें नहीं होना है। जी सर, रोहिलखंड अली मोहम्मद खान और अवध सादात अली खान, याद रहेगा। चलो अंजलि, अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें तो कोई लड़ाई का सीन लग रहा है सर। हाँ देखो अंजलि, यहाँ एक 3D पुरानी कैनन यानी तोप से धुआं निकल रहा है। जमीन पर टूटी हुई तलवारें और एक फटा हुआ झंडा है जो अलायंस की हार दिखाता है। ये अलायंस किसका था सर? ये 1764 का बक्सर का युद्ध था। इस अलायंस में 3 लोग थे, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड और बंगाल का नवाब मीर कासिम। तो क्या ये तीनों मिलके भी हार गए? हाँ, विनर थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। असल में 1761 के पानीपत के थर्ड वॉर ने मराठास को पहले ही वीक कर दिया था, और इस 1764 के बक्सर वॉर ने अंग्रेजों को नॉर्थ इंडिया में पूरी तरह सेट कर दिया। सर, इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का लीडरशिप कौन कर रहा था? इस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। सर, यहाँ रेड कलर का एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। बिल्कुल। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है और बच्चे गलती से रॉबर्ट क्लाइव टिक कराते हैं। अच्छा, हेक्टर मुनरो, ये पॉइंट तो मैं हाईलाइट कर लेती हूँ। चलो अंजलि, अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी सर, इस विजुअल में एक स्क्रोल जैसा कुछ है। देखो अंजलि, यहाँ एक पुराना 3D स्क्रोल यानी संधि पत्र रखा है, जिस पर वैक्स सील लगी है। साथ में एक फेदर पेन और सोने के सिक्के रखे हैं। ये सिक्के किस बात का सिंबल है सर? ये दिखा रहे हैं कि गुलामी की ऑफिशियल शुरुआत और आर्थिक लूट अब शुरू हो चुकी थी। रॉबर्ट क्लाइव ने 2 अलग संधियां की 1765 में। 2 संधियां? कौन कौन सी? पहली संधि अवध से हुई 16 अगस्त 1765 को।
उसमें अवध से इलाहाबाद और करा छीनकर मुगल बादशाह को दे दिए गए और नवाब पर 50 लाख का फाइन लगाया गया। बाप रे, 50 लाख। और दूसरी संधि? दूसरी संधि मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड से हुई। उससे कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी रेवेन्यू राइट्स मिल गए। रिजल्ट ये हुआ कि बादशाह को 26 लाख की पेंशन मिली और कंपनी यूपी में डी फैक्टो रूलर बन गई, वास्तविक शासक। सर, इस संधि का वहां के लोकल जमींदारों पर क्या असर पड़ा? वो भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। स्लाइड पर ध्यान दो। ओ हाँ सर, यहाँ रेड कलर का एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। एग्जैक्टली। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसी इलाहाबाद की संधि के तहत राजा बलवंत सिंह को बनारस की जमींदारी वापस लौटा दी गई थी। ये फैक्ट छोटा है पर सीधा एग्जाम में आता है। नोट्स में ऐड कर लिया सर। चलो अंजलि, अब अगली स्लाइड देखते हैं। सर, ये बिल्डिंग तो बड़ा इमामबाड़ा लग रही है। सही पहचाना। देखो अंजलि, इस विजुअल में एक बड़ा इमामबाड़ा जैसा 3D स्ट्रक्चर है जिसका आधा हिस्सा चमकदार सोने जैसा है और आधा हिस्सा टूटा हुआ और खंडहर बन चुका है। आधा सोने जैसा और आधा खंडर क्यों? क्योंकि ये अवध के राइज और फॉल दोनों को दर्शाता है। 1775 में असफ-उद-दौला ने अपनी कैपिटल फैजाबाद से हटाकर लखनऊ की ओर ये बड़ा इमामबाड़ा बनवाया। ये उनका उत्कर्ष था। और फॉल कैसे हुआ? 1801 में सादत अली खान सेकंड ने वेलेस्ली की सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि एक्सेप्ट की। वहीं से डाउनफॉल शुरू हुआ और 1856 में लॉर्ड डलहौसी ने वाजिद अली शाह पर कुशासन यानी मिस गवर्नेंस का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया। इसी अपमान की वजह से बेगम हजरत महल ने आगे चलकर हथियार उठाए थे ना? बिल्कुल सही। पर अंकित सर, क्या डलहौजी ने अवध को भी अपनी हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से ही कैप्चर किया था? यही तो सबसे बड़ा ट्रैप है अंजलि। एक मिनट सर, यहाँ रेड कलर का एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। हाँ, एग्जाम में बच्चे यही गलती करते हैं। अवध का विलय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से नहीं बल्कि जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन यानी मिस गवर्नेंस का आरोप लगाकर हुआ था। इसे डबल स्टार मार्क कर लो। कर लिया सर। कुशासन का आरोप, न कि हड़प नीति। चलो अंजलि, अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड का विजुअल काफी डार्क लग रहा है सर। देखो अंजलि, एक डार्क 3D मैप है जिसमें यूपी के अलग अलग हिस्सों में आग की लपटें उठ रही हैं। और ध्यान से देखो तो एक किसान का हल और किले की दीवार दिख रही है। ये हल और किले की दीवार क्या दिखा रही है? ये आम जनता और जमींदारों के गुस्से को दिखाती है। 1857 की क्रांति अचानक नहीं हुई थी। मैं 3 मेजर प्री-1857 रिवोल्ट्स बताता हूं। पहला गोरखपुर और बहराइच में 1781 में हुआ, जहां इजारादार मेजर हन्नई के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह हुआ। और बाकी दो? दूसरा बुंदेलखंड में 1808 से 1812 के बीच हुआ, जहां बुंदेला सरदारों जैसे लक्ष्मण दावा और गोपाल सिंह ने किलों में मोर्चा संभाला। और तीसरा बरेली में 1816 में मुफ्ती मोहम्मद ऐवाज की लीडरशिप में पुलिस टैक्स के खिलाफ खूनी संघर्ष हुआ था। अंकित सर, यहाँ एक टर्म आपने यूज किया, इजारादार। ये इजारादारी प्रथा आखिर क्या होती थी? ये सिस्टम बहुत ही तबाह करने वाला था। रुकिए सर, यहाँ रेड कलर का एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। सही कहा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि इजारादारी प्रथा एक बोली प्रणाली यानी ऑक्शन सिस्टम थी, जिसमें सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को रेवेन्यू वसूलने का ठेका मिल जाता था और वो किसानों का बेहिसाब शोषण करता था। बाप रे, इससे तो आम जनता बहुत गुस्से में होगी। चलो अंजलि, अब अगली स्लाइड देखते हैं और देखते हैं गुस्सा कैसे फूटा। इस विजुअल में तो कारतूस और कमल का फूल। देखो अंजलि, स्लाइड का लेआउट बहुत स्ट्राइकिंग है। यहाँ एक चलती हुई 3D बुलेट यानी कारतूस है जिसमें से चिंगारी निकल रही है। उसके बगल में एक खिला हुआ कमल और रोटी रखी हुई है। ये कारतूस तो वही है ना जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह शुरू हुआ? हाँ, इमीडिएट कॉज यही एनफील्ड राइफल के कारतूस थे जिसमें गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह थी। 34th नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर के मंगल पांडे को इसी विद्रोह के चलते 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। यूपी में क्रांति कब भड़की थी सर? यूपी में क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से भड़की। वहां सैनिक दिल्ली चलो के नारे के साथ निकल पड़े और जो तुमने कमल और रोटी देखा ना, वो इस विद्रोह के गुप्त संदेश यानी सीक्रेट सिंबल्स थे। सर, जिस वक्त ये पूरी क्रांति हो रही थी उस वक्त भारत का सबसे बड़ा ब्रिटिश अधिकारी कौन था? ये क्वेश्चन बहुत बेसिक और जरूरी है। सर, यहाँ रेड कलर का एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। तो पढ़ो क्या लिखा है उसमें। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था।
ये फैक्ट डायरेक्ट एग्जाम में आता है अंजलि। लॉर्ड कैनिंग, ठीक है सर। चलो अंजलि, अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ तो काफी सारी पुरानी चीजें रखी है सर। देखो अंजलि, एक लकड़ी के स्टैंड पर नवाबों वाली पगड़ी है, एक राजपूती तलवार है, एक हरा झंडा और एक शाही फरमान रखा है। ये सब अलग-अलग लीडर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1857 के विद्रोह के। अच्छा, ये मैच लिस्ट वाली स्लाइड है? बिल्कुल, एग्जाम के लिए इस मैच लिस्ट को रट लो। लखनऊ से कमान संभाली बेगम हजरत महल ने, जिन्होंने अपने बेटे बिरजीस कादिर को नवाब घोषित किया। कानपुर से नाना साहेब यानी धोंदू पंथ और तात्या तोपे, जिनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या तोपे ने गेरिला वॉरफेयर यूज किया था। झांसी का तो सब जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई। हाँ, गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई। इसके अलावा फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और इलाहाबाद से लियाकत अली लीड कर रहे थे। सर, इन सब में से किस लीडर ने अंग्रेजों को सबसे ज्यादा परेशान किया और उनके खिलाफ धर्म का आह्वान किया? इस पर एग्जामिनर जरूर सवाल बनाता है। हाँ सर, यहाँ रेड कलर का एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी है। तो मैं जोर देकर कहूंगा, फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला ही वो थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। इसलिए अंग्रेज उन्हें अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे। समझ गई सर। चलो अंजलि, अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें एक बड़ा सा तराजू दिख रहा है सर। देखो अंजलि, इस तराजू यानी वेइंग स्केल के एक पलड़े में ब्रिटिश क्राउन भारी होकर नीचे आ गया है और दूसरे पलड़े में ईस्ट इंडिया कंपनी का थप्पा हवा में उठ गया है। इसका मतलब कंपनी का एंड हो गया? एग्जैक्टली। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद दरबार आयोजित हुआ, जहां लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। सत्ता सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी क्राउन के हाथ में चली गई। तो गवर्नर जनरल की पोस्ट का क्या हुआ? गवर्नर जनरल अब वाइसरॉय कहलाने लगा और कैनिंग पहला वाइसरॉय बना। और एक सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि यूपी की कैपिटल आगरा से बदलकर इलाहाबाद यानी प्रयागराज कर दी गई। सर, 1857 में तो सेना ने विद्रोह किया था, तो 1858 के बाद सेना को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेज सेना से बहुत डर गए थे, इसलिए एक नया कमीशन लाया गया। ओ सर, यहाँ रेड कलर का एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। हाँ, समझो कि सेना के पुनर्गठन यानी रीऑर्गेनाइजेशन के लिए एक स्पेशल कमीशन बनाया गया था, जिसे पील कमीशन कहते हैं। इसने सेना में भर्तियों की संख्या कम कर दी। बहुत चालाक थे ये अंग्रेज। चलो अंजलि, अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहां से समझ में क्या बदलाव आया वो समझेंगे। इसमें किताब और माइक्रोस्कोप दोनों है सर। देखो अंजलि, खुली हुई किताबों के ऊपर एक 3D इस्लामिक आर्किटेक्चर यानी मदरसा या कॉलेज दिख रहा है और बगल में एक साइंटिफिक माइक्रोस्कोप रखा है। ये रिलीजन और मॉडर्न एजुकेशन के मिक्स को दिखाता है। तो क्या यूपी में नए एजुकेशनल मूवमेंट्स शुरू हुए? हाँ, यहाँ 2 मेजर मूवमेंट्स हुए। पहला, अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में MAO कॉलेज बनाया। उनका मोटिव मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन देना था और उन्होंने तहजीबुल अखलाक मैगजीन भी शुरू की। और दूसरा मूवमेंट कौन सा था? दूसरा था देवबंद आंदोलन, जो 1866 में सहारनपुर में मोहम्मद कासिम नानौतावी और राशिद अहमद गंगोही ने शुरू किया। इसका मोटिव इस्लामिक पुनरुत्थान यानी रिवाइवल था। सर, क्या दोनों ही आंदोलन अंग्रेजों के सपोर्ट में थे या उनके खिलाफ? यही तो ट्रिक है अंजलि, जहां मार्क्स कटते हैं। एक सेक सर, यहाँ रेड कलर का एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करना। देवबंद आंदोलन बिल्कुल ब्रिटिश विरोधी यानी एंटी ब्रिटिश था, जबकि अलीगढ़ आंदोलन ने अंग्रेजों के साथ सहयोग यानी कॉपरेशन की नीति अपनाई थी। इन दोनों का बेसिक नेचर एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। ये डिफरेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। चलो अंजलि, अब अगली स्लाइड देखते हैं। वाह सर, BHU का शानदार गेट। देखो अंजलि, इस 3D इमेज में BHU का शानदार मेन गेट दिख रहा है। उसके आगे एक ग्लोब और मोटी किताबें रखी हैं जो ग्लोबल एजुकेशन और इंडियन कल्चर के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी ना? हाँ, पर पूरी हिस्ट्री समझो। 1898 में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी थी। उसी बेस पर 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रूप में इसे विकसित किया। क्या इसमें उन्हें किसी का सपोर्ट मिला था? बिल्कुल, इन्हें फाइनेंशियल और मॉरल सपोर्ट किया काशी नरेश, प्रभु नारायण सिंह और महाराजा दरभंगा रमेश्वर सिंह ने। BHU का महत्व ये था कि इसने इंडियन कल्चर और वेस्टर्न एजुकेशन को आपस में ब्यूटिफुली जोड़ा। अंकित सर, जब 1916 में BHU का उद्घाटन यानी इनॉग्रेशन हो रहा था,
तो क्या वहाँ कोई राष्ट्रीय नेता भी मौजूद था जिससे एग्जाम में सवाल बन सके? बहुत बढ़िया सवाल अंजलि। स्क्रीन पर फोकस करो। सर, यहाँ रेड कलर का एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। उत्साह के साथ याद रखना, एग्जाम में आता है कि गांधी जी ने अपना भारत में पहला जन भाषण यानी फर्स्ट पब्लिक स्पीच इसी BHU के उद्घाटन समारोह में दिया था। ये हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट था। गांधी जी का पहला पब्लिक स्पीच याद रहेगा सर। चलो अंजलि, अब आखिरी स्लाइड देखते हैं। इसमें तो पूरा एक मैप बना है, रास्ते जैसा। देखो अंजलि, इस स्लाइड पर यूपी का मैप एक रोड की तरह दिख रहा है, जिसके एक एंड पर मिट्टी में धसी हुई तलवार है और दूसरे एंड पर एक चमकता हुआ फाउंटेन पेन है। सफर तलवार से शुरू होकर कलम पर खत्म हो रहा है। मतलब 1707 से 1916 का एक क्विक रिकैप। बिल्कुल। 1707 से 1764 तक हमने मुगल पतन और अंग्रेजों का बक्सर से उदय देखा। फिर 1765 से 1856 तक संधियों के जरिए अवध का शोषण हुआ। और फिर 1857 का विद्रोह। हाँ, 1857 में महाविद्रोह ने कंपनी राज खत्म किया और 1858 से 1916 के बीच तलवारों की जगह एजुकेशन और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने ले ली, जैसे अलीगढ़, BHU और कांग्रेस। सर, हमारा आज का सफर तो 1916 पर रुक गया। अब इसके आगे यूपी के इतिहास में क्या होता है? उसका जवाब स्लाइड के कोने में है। हाँ सर, यहाँ रेड कलर का एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। इस एग्जाम अलर्ट में तुम्हारे लिए नेक्स्ट चैप्टर का स्पॉइलर है। इसके बाद हम देखेंगे गांधी युग और स्वतंत्रता आंदोलन में यूपी की भूमिका, जो हमारे अगले सेशन का टॉपिक होगा। मैं तो अगले सेशन के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ सर। मैं भी। पर आज की क्लास यहाँ खत्म करने से पहले मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। सोच कर आना अंजलि, और जो भी हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हैं वो भी सोचें। अगर डलहौजी ने कुशासन के झूठे आरोप पर अवध का विलय ना किया होता, तो क्या बेगम हजरत महल और वहां के किसान 1857 की क्रांति में इतने विशाल रूप से जुड़ते? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। वाकई सर, ये सोचने वाली बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इससे आपकी पढ़ाई में मदद मिली, तो आगे भी ऐसी ही आसान और एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी के लिए सिलेक्शन प्रेप चैनल से अवश्य जुड़े रहें। अपनी सफलता की तैयारी आज से ही शुरू करें सिलेक्शन प्रेप के साथ। धन्यवाद।